गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8th क्लास के स्टूडेंट, आज हम थर्ड लेसन करेंगे खनिज और शक्ति संसाधन। संसाधन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मनुष्य के जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं वो संसाधन कहलाती हैं। चैप्टर का नाम क्या है? खनिज और शक्ति संसाधन। अब खनिज जो कि उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। शक्ति जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है या पावर मिलती है, ऐसे खनिज शक्ति संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग करेंगे तो वेरी शॉर्ट और टेक्सचुअल उन्हीं में से निकले हुए हैं। सभी आंसर हमें शॉर्ट और लॉन्ग में समझ आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास किताब या गाइड होगी। अब शॉर्ट क्वेश्चन में हम पहला करते हैं। पहला क्या है कि पेट्रोलियम के परिष्करण पर एक नोट लिखे। किसका परिष्करण है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसके नोट लिखना है? पेट्रोलियम परिष्करण। अब पेट्रोलियम का पता है, पेट्रो प्लस ओलियम, दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि चट्टानों से निकला हुआ। पेट्रो का अर्थ होता है चट्टानों से। परिष्करण का मतलब होता है शुद्ध करना। जैसा पेट्रोल हम प्रयोग करते हैं वैसा पेट्रोल पृथ्वी से नहीं निकलता। पृथ्वी से जो है बिल्कुल गाढ़ा, जिस प्रकार कीचड़ होता है, इस प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसको हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं। अब रिफाइनरी में या तेल शोधनशाला में या परिष्करणशाला में उसको शुद्ध किया जाता है। उससे अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जैसे आर्मी के लिए उच्च कोटि का पेट्रोलियम, उसके बाद में नागरिकों के लिए जो पेट्रोलियम है, डीजल, केरोसिन है, उसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, तारकोल है, या चिकनाई वाले या स्नेह पदार्थ है। बहुत से 30 से अधिक पदार्थ है इस पेट्रोलियम से निकलते हैं और इसको शुद्ध किया जाता है। अब इस पर एक नोट लिखना है, इसके बारे में हमें बताना है कि पेट्रोलियम है वो सेलों की परतों के बीच में पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर भी परतें होती है, ऊपरी परत है, उसके मध्यम परत, निचली परत, उस निचली परत, दो परतों के बीच में, जैसे ये कठोर परत है, ये भी कठोर परत है, दोनों के बीच में ये पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर इसने कहा है तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र क्या होते हैं? जैसे भारत का है। अब ये जो लाइन है ये तटरेखा कहलाती है। जब किसी देश की सीमा समुद्र को छूती है, ये भारत है, ये समुद्र है, समुद्र, या इसको और डिवाइड करें तो बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। तो जब किसी देश की सीमा समुद्र को छूती है तो वो तटरेखा कहलाती है। तो भारत की सीमा, यानी कि भारत की ये सीमा है, समुद्र को छू रही है लाइन, तटरेखा कहलाती है। और अधिकतर तेल है वो तटरेखा के निकट तटीय या अपतटीय क्षेत्रों में, इस तटरेखा या उसके आसपास अपतटीय क्षेत्रों में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर अरब सागर में बॉम्बे हाई में से तेल निकाला जाता है, या तो उस तट के बिल्कुल निकट या उसके थोड़ा सा आसपास अपतटीय क्षेत्रों में तेल मिलता है। फिर है कि इसके पश्चात इसके परिष्करणशाला, या इसकी जगह हम एक शब्द और लिख सकते हैं, परिष्करणशाला। परिष्करणशाला अगर आपको याद ना रहे ये नाम तो आप लिख देना तेल शोधनशाला। अब इसका देखो, तेल शोधन का मतलब शुद्ध करना, साधना का मतलब स्थान। तेल शोधनशाला लिख भी सकते हो। वहाँ अपरिष्कृत या अपरिष्कृत या अशुद्ध पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है? इसमें थोड़ा सा मुश्किल लिख रखा है। आप लिखोगे कि यहाँ पर अपरिष्कृत यानी कि अशुद्ध पेट्रोलियम से अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अशुद्ध पेट्रोलियम से अनेक प्रकार के उत्पाद है वो, उत्पाद का मतलब वस्तुएं बनाई जाती है। अब पेट्रोलियम से कौन, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक तथा स्नेह यानी कि चिकनाई वाली पदार्थ भी लिख सकते हैं हम। पेट्रोलियम इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार सोने की कीमत होती है इसी प्रकार इस पेट्रोलियम की कीमत है, क्योंकि इससे अधिक से बहुत अधिक पदार्थ इससे बनते हैं।
दूसरा है कोयले के 3 वैकल्पिक स्रोत बताइए। अब ये शक्ति संसाधन के अंतर्गत था, पेट्रोलियम था, ये शक्ति संसाधन के अंतर्गत था। उसके बाद में आता है कोयला। कोयला क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। कोयले के 3 वैकल्पिक स्रोत, यानी कि कोयले के स्थान पर हम किन किन दूसरे वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। तो कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस तीनों ही ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला, तीनों से ही हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। परंतु ये स्रोत अनवीकरणीय है, क्योंकि इनकी पूर्ति, अब जितने भी खनिज है या फिर शक्ति के संसाधन, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है नवीकरणीय, और दूसरा है अनवीकरणीय। दोनों में फर्क। नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर लेते हैं, अनवीकरणीय वो होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर पाते। एक बार इनका उपयोग कर लिया, दोबारा से इसका भविष्य में उपयोग नहीं हो पाएगा। आपको पता भी है, संसाधन में हमने पढ़ा भी होगा। तो से कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किस में आते हैं? अनवीकरणीय में आते हैं। इनका बार बार उपयोग नहीं कर सकते और निकट भविष्य में, यानी कि आने वाले समय में इनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को बनने में लगभग 30 करोड़ वर्ष लगे हैं, लेकिन इनके उपयोग में 30 साल भी नहीं लगते। हम जल्दी से इनका उपयोग कर लेते हैं, तो ये नहीं बन सकते। इसके लिए विकल्प में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास किया जा रहा है, जैसे कि जल शक्ति, यानी कि जल से बन, जैसे कि जल शक्ति। अब जल शक्ति क्या होती है? जल शक्ति, जब नदियों का जल, जैसे नदी का जल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर टरबाइनें लगा दी जाती है, मशीनें जो घूमती रहती है, क्योंकि नदियों के जल में भी गतिज ऊर्जा होती है और इसको विद्युत में बदला जा सकता है। उसके बाद में इसने कहा है भूतापीय ऊर्जा। कौन सी? भूतापीय ऊर्जा। भू का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी ऊर्जा है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम खेत में या किसी स्थान पर कुआं खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, जैसे जैसे उसके आंतरिक भाग में जाते हैं, अंदर का तापमान बढ़ता रहता है। कभी अब महसूस करके देखना कि अगर खेत में भी कोई गड्ढा खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, जैसे जैसे हम नीचे खोदते जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी तापमान पाया जाता है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग से अपने आप है ऊष्मा निकलती रहती है, उस ऊष्मा को इकट्ठी करके स्टोर करके भी भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, अब परमाणु ऊर्जा की इसने बात की है। परमाणु ऊर्जा भी नवीकरणीय में नहीं है, क्योंकि परमाणु है ऊर्जा है वो यूरेनियम से बनती है, और यूरेनियम का एक बार प्रयोग कर लेने के बाद में, लेकिन फिर भी परमाणु ऊर्जा का नाम इसलिए है क्योंकि एक थोड़े से यूरेनियम से बहुत अधिक ऊर्जा बनाई जा सकती है। उसके बाद में सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा का आप सबको पता ही है कि सौर प्लेटों के माध्यम से ऊर्जा बनाई जाती है। इसी प्रकार है पवन ऊर्जा। अगर आपने पवन चक्कियाँ देखी हो तो इस प्रकार से चलती रहती है, और क्योंकि पवन, हर वस्तु में ऊर्जा होती है, बिना ऊर्जा के कोई कार्य होता ही नहीं है, तो पवन में भी ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा भी बनाई जा सकती है। तो नवीकरणीय होने के कारण स्रोत है उपभोग के बाद भी नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनका कोयले के स्थान पर इनका उपयोग है वो किया जा सकता है।